नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड की एबीएसटी विषय में जो पेपर है कॉरपोरेट अकाउंटिंग यानी निगम लेखांकन, उसके टॉपिक ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में बताऊंगा। ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में सबसे पहले हम ऋण पत्रों का अर्थ समझते हैं कि ऋण पत्र क्या होते हैं। ऋण पत्र कंपनी के ऋण का प्रलेख होता है, अर्थात ऐसा कोई प्रलेख जो कंपनी के लिए ऋण का निर्माण करता है। जिस प्रकार एक कंपनी अंशों के निर्गमन से पूंजी यानी अंश पूंजी एकत्रित करती है, ठीक उसी प्रकार कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा ऋण पूंजी एकत्रित करती है। ऋण पत्र के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 में इसकी परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र स्कंध, बॉन्ड एवं कंपनी का कोई भी अन्य प्रलेख शामिल है जो ऋण का निर्माण प्रमाणित होता है, चाहे उससे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होता हो अथवा नहीं। तो यहाँ पर भी कंपनी अधिनियम में भी कहा गया है कि यह कंपनी के द्वारा जारी ऐसा कोई बॉन्ड या कोई प्रलेख होता है जो कंपनी के लिए ऋण का प्रमाणन करता है, यानी उसके द्वारा प्रमाणित होता है कि कंपनी के लिए इतना ऋण एकत्रित किया गया है और उससे चाहे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न हो अथवा नहीं। संपत्तियों पर प्रभार का मतलब है कि ऋण के पीछे कोई कंपनी की संपत्तियां जमानत के रूप में है या नहीं। प्रभार उत्पन्न होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी ऋण पत्रों के या ऋण पत्रों के ऋण के राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहती है, तो फिर कंपनी की संपत्तियों को बेचकर उस ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इसे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होना कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऋण पत्र है वो एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के लिए ऋण पूंजी का निर्माण करता है। ऋण पत्र का निर्गमन भी अंशों की तरह ही किया जाता है। उसी प्रकार से कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में सामान्य जनता से आवेदन मांगती है और उसका भुगतान भी, जैसे अंशों का भुगतान अलग अलग किस्तों में मांगा जाता है, वैसे ही ऋण पत्रों का भुगतान भी अलग अलग किस्तों में मांगा जा सकता है, जैसे आवेदन पर, आवंटन पर और मांग राशियों पर इत्यादि। इसके बाद हम ऋण पत्रों के प्रकार के बारे में समझते हैं कि ऋण पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ऋण पत्रों के प्रकार में सबसे पहले आता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनके धारक का नाम कंपनी द्वारा रखे गए ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा जाता है। ऐसे ऋण पत्र का धारक वही व्यक्ति होता है जिसका नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा होता है तथा उस पर जो ब्याज है, जो देय ब्याज होता है, वह भी उसी व्यक्ति को ही मिलता है। दूसरा प्रकार आता है वाहक ऋण पत्र, बेयरर डिबेंचर। वाहक ऋण पत्र से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिन्हें केवल सुपुर्दगी द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी जिस व्यक्ति के पास ऐसे वाहक ऋण पत्र हैं वही उसका स्वामी होता है। जैसे आपने चेक के संबंध में पढ़ा होगा कि रेखांकित चेक, वाहक चेक, तो बेयरर चेक होता है वो जिसके पास होता है वही उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। वैसे ही वाहक ऋण पत्र है, जिस व्यक्ति के पास ऐसा प्रलेख होगा वही व्यक्ति उसका स्वामी हो जाता है। इसमें यहाँ पर उनका नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में नहीं दर्ज किया जाता है। ब्याज की देय तिथि पर जिसके पास ऐसा वाहक ऋण पत्र होता है, ब्याज का भुगतान भी उसी को ही किया जाता है। इसके बाद अगला प्रकार है बंधक या सुरक्षित ऋण पत्र। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि सुरक्षित ऋण पत्र है, तो मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिवेंचर्स इनको कहेंगे हम। तो ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों की जमानत के द्वारा सुरक्षित होते हैं, यानी
उनके पीछे प्रभार के रूप में कंपनी की संपत्तियां होती हैं। ऐसे ऋण पत्र हैं वो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो फिर इसके पीछे जो जमानत के रूप में संपत्तियां रखी गई है उन संपत्तियों को बेचकर इन ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। तो ऐसे ऋण पत्र है वो बंधक या सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है नग्न या असुरक्षित ऋण पत्र, नेकेड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये सुरक्षित या बंधक ऋण पत्रों के एकदम विपरीत प्रकार है। इन ऐसे ऋण पत्रों के पीछे कोई भी संपत्ति कंपनी की जमानत के रूप में नहीं रखी जाती है, इसलिए इनको नग्न ऋण पत्र भी कहा गया है। इसके बाद अगला प्रकार है परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ऐसे ऋण पत्र हैं जिनको कुछ समय बाद या एक निश्चित समय के बाद में कंपनी द्वारा अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसे ऋण पत्र हैं वो परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। और इसके बाद अगला प्रकार है शोध्य ऋण पत्र यानी रिडीमेबल डिबेंचर्स। शोध या शोधन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद में कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को उनकी राशि है या उनका पैसा है वो वापस लौटा दिया जाता है। जैसे आपने अधिमान अंशों के शोधन में देखा था, तो शोधन का मतलब होता है कि उनकी पूंजी वापस करना। तो यहाँ पर जो शोध्य ऋण पत्र हैं उसमें एक निश्चित समय के बाद में उनका पैसा है, ऋण पत्रधारियों का पैसा है, वह उनको वापस लौटा दिया जाता है। तो ऐसे ऋण पत्र हैं वो शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। और अंतिम प्रकार है वह है अशोध्य ऋण पत्र, यानी ऐसे ऋण पत्र जिनका शोधन यानी जिनके पैसे का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, जब कंपनी समापन पे जाएगी तभी इनका भुगतान किया जाता है। तो ऐसे ऋण पत्र अशोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में जो जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं वह ठीक उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार अंशों के निर्गमन पर जर्नल प्रविष्टियां कंपनी द्वारा की जाती हैं। ऋण पत्र का भी एक अंकित मूल्य होता है और सारा अंकित मूल्य एक साथ कंपनी नहीं मांगती है सामान्यतः, बल्कि उसे भी अलग अलग किश्तों में मांगती है। जैसे अंशों पर मांगा जाता है कि आवेदन पर, फिर बंटन पर, इसके बाद मांग राशियां होती है अलग अलग। तो इस प्रकार से ऋण पत्रों की राशि भी इसी प्रकार से कंपनी मांगती है। सबसे पहले वह जनता से आवेदन आमंत्रित करती है और आवेदन पर एक निश्चित राशि रखी जाती है। तो जिस प्रकार अंशों के आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त होती है तो कंपनी अपने यहाँ पर जो जनरल प्रविष्टि करती है वो होती है बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ऋण पत्रों के संबंध में ऐसी राशि एप्लीकेशन मनी आएगी या आवेदन राशि आएगी तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि शेयर की जगह यहाँ पर डिबेंचर आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम एंट्री ही इस पे भी ऋण पत्रों के निर्गमन पर भी की जाती है। इसके बाद जब बंटन किया जाता है अंशों का तो कंपनी क्या करती है कि जो आवेदन राशि है उसे पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देती है। तो उसके लिए प्रविष्टि करती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। यहाँ पर एंट्री होगी डिबेंचर के लिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 डिबेंचर्स अकाउंट, यानी जो पैसा है आवेदन का वो डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और अंश पूंजी के संबंध में वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार आगे भी जैसे अलॉटमेंट ड्यू होता है तो अंशों पर अलॉटमेंट ड्यू होता है तो कंपनी क्या प्रविष्टि करती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और ऋण पत्रों के संबंध में कंपनी एंट्री करेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 डिबेंचर्स अकाउंट। जब पैसा प्राप्त होगा तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो अंतर केवल इतना ही है कि जो अंश निर्गमन के संबंध में प्रविष्टियां की जाती हैं उसमें शेयर कैपिटल आता है
और यहाँ पर शेयर की जगह, शेयर कैपिटल की जगह नाम आएगा डिबेंचर। तो इस प्रकार से इसमें कोई अंशों के निर्गमन के संबंध में और डिबेंचर के निर्गमन के संबंध में कोई फर्क नहीं है जनरल प्रविष्टियों के संदर्भ में। ऋण पत्र क्योंकि ऋण का निर्माण करते हैं तो कंपनी को इन पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ब्याज है वह अर्धवार्षिक, वार्षिक रूप में हो सकता है। तो कंपनी जो ब्याज के संबंध में प्रविष्टि करती है वो किस प्रकार होगी? जो सामान्य रूप में ब्याज के लिए एंट्री की जाती है वो प्रविष्टि कंपनी करेगी। जैसे ब्याज भुगतान की एंट्री होगी तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट कंपनी अपने यहाँ पर प्रविष्टि करेगी। क्योंकि जो ब्याज है वह कंपनी के लिए एक खर्चा होता है, व्यय होता है, अतः कंपनी वर्ष के अंत में इसे लाभ हानि खाते के डेबिट में ट्रांसफर कर देती है, जिसके लिए कंपनी एंट्री करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस प्रकार से ये ब्याज के संबंध में कंपनी अपने यहाँ पर प्रविष्टि करती है। अब हम आगे बात करते हैं ऋण पत्रों का समर्थक या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन के संबंध में। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटेरियल सिक्योरिटी। जब कंपनी द्वारा किसी बैंक से ऋण लिया जाता है तो सामान्यतः कंपनी की संपत्तियां हैं वह उस ऋण के पीछे जमानत के रूप में होती हैं या रखी जाती हैं। कभी कभी कंपनी अपने जो ऋण पत्र हैं वह भी अतिरिक्त जमानत के रूप में या समर्थक या संपार्श्विक जमानत या प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास रख देती है और बैंक को इसे निर्गमित करने या बेचने का अधिकार भी दे देती है। जब कंपनी ऐसे ऋण बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहती है या असमर्थ होती है तो बैंक ऐसे ऋण पत्रों को बेचकर अपनी राशि ब्याज सहित वसूल कर सकता है। ये उसको ऐसा अधिकार कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो वास्तव में ये कोई ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं है, बल्कि कंपनी द्वारा अपने ही ऋण पत्र बैंक के पास ऋण के जमानत के रूप में रखे जाते हैं। सामान्यतः इस संबंध में कोई प्रविष्टि कंपनी द्वारा नहीं की जाती है। सामान्यतः संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में या समर्थक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों के संबंध में कोई प्रविष्टि कंपनी द्वारा नहीं की जाती, किंतु इसके संबंध में दो प्रकार के लेखा व्यवहार सामान्यतः प्रचलित हैं, जिनमें से कंपनी किसी एक को अपना सकती है। ऐसा व्यवहार जिसमें प्रविष्टि नहीं की जाती है उसमें केवल कंपनी जो बैंक से ऋण लिया जाता है उसे ही चिट्ठे के गैर चालू दायित्व शीर्षक में दिखाती है और उसी के नीचे ब्रैकेट में उस के जमानत के रूप में रखे गए ऋण पत्रों को दर्शाया जाता है, यानी ब्रैकेट में उसी के नीचे समर्थक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों को दिखा दिया जाता है। इसके संबंध में एक और लेखांकन व्यवहार है प्रचलित है, जिसमें कंपनी द्वारा इसकी जर्नल प्रविष्टि की जाती है। प्रविष्टि अब इस प्रकार से होती है: डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR2 डिबेंचर्स अकाउंट। सामान्यतः जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के लिए ऋण का निर्माण करते हैं, तो कंपनी इन्हें अपने चिट्ठे में बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन शीर्षक में या गैर चालू दायित्व शीर्षक में दिखाती है। तो ऐसे ऋण पत्र जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति या समर्थक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास रखा गया है उन्हें अन्य ऋण पत्रों से अलग दिखाया जाता है, और जो ऐसे ऋण पत्र जो समर्थक या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं उन्हें चिट्ठे में अलग से दिखाकर और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट की राशि को घटा दिया जाता है। इस प्रकार इस संबंध में कोई भी राशि चिट्ठे में अमाउंट वाले कॉलम में नहीं दर्शाई जाती है, उसका शेष है वो नील होता है। तो इस प्रकार से समर्थक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों को केवल विवरणात्मक रूप से ही चिट्ठे में दर्शाया जाता है, केवल ध्यान में रखने के लिए ही चिट्ठे में दर्शाया जाता है।